अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असफंदियार खान और आप देख रहे हो असफंदियार खान ऑफिशियल। आज हमारा जो टॉपिक है वो 2024 कैसे गुजरा, उस हवाले से आपको कुछ जो वाकयात पेश आए, कुछ जो मामलात थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कन्फ्लिक्ट मिलिट्री फौज और पीटीआई के बीच में जो रहा वो 2022 से जो रिजीम चेंज हुआ उसके बाद 2024 में भी ऐसे वाकयात देखने को मिले जिसमें पीटीआई के ऊपर काफी हद तक रियासती जबर, इंतजामी जबर, हुकूमत की तरफ से जो जबर था वो देखने को मिला। इसमें काफी ज्यादा जलसे हुए, धरने हुए। जलसों के जो जलसे होने थे उस पे हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक किया गया था, जाम किया गया था, ताकि पीटीआई जलसे और जुलूस ना कर सके। तो इस तरह आपको बेहतर पता होगा कि जिस तरह रियासत किसी भी सूरत पीटीआई को वो सियासी स्पेस नहीं देना चाहती है जो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो जमहूरी और आईनी हक होता है, उस हक को छीनने के लिए पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए। पीटीआई लीडरशिप को जेलों में डाले गए, जाली एफआईआर बनाए गए, जाली मुकदमात उनके ऊपर किए गए, ताकि उनके वर्कर्स को किसी ना किसी तरीके से जुलूस और जलसे से रोका जाए और पीटीआई को वो स्पेस ना दिया जाए जो मुख्तलिफ पार्टियों को दी जा रही है। तो इस हवाले से 9 मई की जो मुकदमात थे 2024 में फौजी अदालतें जो इनकी हिस्ट्री है, 21वीं आईनी तरमीम के थ्रू 2015 को फौजी अदालतें कायम हुई, जो कि उनको एक्सटेंशन दी गई 6 जनवरी 2017 तक। उनको खत्म होना था, मगर 2017 6 जनवरी को उनको एक्सटेंशन दी गई 6 जनवरी 2019 तक। इन फौजी अदालतों को 2019 6 जनवरी को खत्म होना था, मगर उसके खत्म ना होने के बाद, क्योंकि जो रिजीम चेंज हुई 2020 को, उसके बाद भी मुसलसल फौजी अदालतों में पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई की लीडरशिप को फौजी अदालतों में वहां पे उनके ऊपर ट्रायल चलता रहा। वहां पे मुकदमात 2024 के दिसंबर में पीटीआई के मुख्तलिफ लीडरशिप के ऊपर पर्दे जुर्म हायद की गई और उनके लीडरशिप को पर्दे जुर्म करार दिया गया, उनको सजाएं सुनाई गई मुख्तलिफ वर्करों को। तो ये एक गैर आईनी इकदाम था जो कि बैन अवी सतह पे भी फौजी अदालतों के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया कि ये गैर आईनी अदालतें हैं जो कि किसी भी तरह से सिविलियन के ऊपर केसेस नहीं चलाए जा सकते हैं। तो ये एक देखने को मिला 2024 को। और दो जो जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था, जो 26वीं आईनी तरमीम हुई उसके ऊपर जो इख्तियारात थे अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट के पास, वो इख्तियारात छीने गए। एक आईनी बेंच बनाया गया जिसके ऊपर उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही लोगों को लाए गए, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी जो कि जूनियर थे मंसूर अली शाह से, उनके ऊपर ये मुसल्लत किया गया। एक तो ये तासुर पिछले कई सालों से ये तासुर आ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी अदारों पे वो एतमाद नहीं कर पा रहे जो होना चाहिए। जो सिविलियन अदारे हैं वो ऑलरेडी जवाल पजीर है, जो दिवालिया की तरफ जा रहे हैं, मगर फिर रियासत खुद उनके ऊपर इस तरह के तरमीम्स करने के बावजूद पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि अवाम को अदालतों पे वो इंसाफ नहीं है, क्योंकि उनको ये पता था कि हमें अदालतें, जो पाकिस्तान की अदालतें, वो हमें इंसाफ नहीं दी जा रही। और ऊपर से ये 26वीं आईनी तरमीम जो लाई गई है, एक अदालतों पे एक बहुत बड़ा हमला था। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी इस तरमीम के ऊपर तनकीद की गई कि ये आईनी तरमीम रियासत को मजीद कमजोर करेगी, क्योंकि ऑलरेडी अवाम का अदालतों पे ये इंसाफ का जो तकाजा था वो कमजोर था। ये आईनी तरमीम लाने के बाद मजीद कमजोर हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई था कि पीटीआई के लीडरशिप और खासकर इमरान खान बानी चेयरमैन उसको किसी ना किसी तरीके से कोई रिलीफ नहीं देना चाह रहे, तो इसलिए सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। एक ये वाकया पेश आया। एक आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शंस, जो कि प्राइवेट पावर प्लांट्स थे जो बिजली बनाने के लिए, वो प्लांट्स
बिजली ना बनाने की वजह से काफी ज्यादा मुआवजा ले रहा था, 1 यूनिट भी ये पावर प्लांट्स बिजली नहीं बना रहे थे, मगर साल भर वो अरबों रुपए वहां हुकूमत से वसूल करते रहे। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो कि नवाज शरीफ हुकूमत की जो पिछली हुकूमत थी, उस हुकूमत में वो उन्होंने ये आईपीपीज बनाए जो कि आज तक कायम रही है। तो ये भी ज़ेर गौर आया 2024 में कि कितने ज्यादा जो अवामी बजट है, जो अवामी टैक्स का जो पैसा है, वो आईपीपीज किस तरह से जो मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पे इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन थे, उनको यहाँ से पैसा लेके जा रहा था। और हमारे पास जो तीसरा जो मेन पॉइंट है, राइट साइजिंग डाउन साइजिंग, जो निचकारी का जो एक पॉलिसी बनाई गई मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान में पीआईए जैसी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को किस तरह निचकारी की तरफ उन्होंने एक वो दिया, बोली दी गई कि 85 अरब रुपए पे ये नीलामी उन्होंने शुरू की गई थी, मगर आईएमएफ की तरफ से ये हुकूमत पे ये प्रेशर था कि आपने हर सूरत ये जितने भी खसारे में जा रही है महकमे हैं, ये पीआईए, इस तरह पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, मुख्तलिफ महकमे को उन्होंने निचकारी की तरफ लेके गए, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही नीलामी है 10 अरब रुपए की तरफ से। पाकिस्तानी एक सरमाएदार जो 10 अरब उन्होंने नीलामी दी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से 85 अरब। इसी तरह हम इसी पे बात करेंगे कि जो निचकारी की अमल जो उन्होंने शुरू की गई हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, मगर ये बात कभी भी उन्होंने नहीं तकरारी कि जो जो जितने भी पीआईए, जितने भी महकमे उनको निचकारी की तरफ तो लेके गए, मगर ये सवाल किसी ने नहीं पूछा कि इनको तबाह करने वाले लोग कौन थे, उनका एहतसाब क्यों नहीं किया जा रहा है, जिन्होंने पाकिस्तानी जो जितने बड़े महकमे थे उनको दिवालिया तक लेके गए, मगर ये बात उन्होंने कभी भी नहीं कही कि ये किन हुक्मरानों की पॉलिसी की वजह से ये जो हमारे नेशनल जो एसेट्स है उनको कहां तक पहुंचाया गए। तो इन पे भी हुकूमत की तरफ से खातिर ख्वाह कोई एहतसाबी अमल नहीं लाया गया, और इस तरह मजीद राइट साइजिंग की जो पॉलिसी है वो हुकूमत आगे लेकर चल रही है। तो हमारे पास जो छठा जो अहम 26 नवंबर को जो डी चौक पे रियासत की तरफ से जो हमला पीटीआई के पुरहमन एहतजाज के ऊपर जो फायरिंग की गई, जो जुल्म जो जबर रियासत पाकिस्तान और मिलिट्री की तरफ से जो किया गया, वो एक सियाह बाप होगा पाकिस्तानी तारीख में कि सैकड़ों लोग उसमें शहीद हुए और काफी ज्यादा तादाद में पीटीआई के वर्कर जख्मी हुए, काफी ज्यादा लोग मिसिंग्स हुए, काफी ज्यादा लोग जो है वो जेलों में डाले गए। तो अब तक जो है इसके ऊपर फिर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और पूरे मुल्क की आवाम की तरफ से एक ट्रेन चलाई गई है। गोली क्यों चलाई गई? तो इसके ऊपर आवाम ने, पीटीआई के खसूसन पीटीआई के वर्कर्स ने ये ट्रेन भी चलाई कि जो फौजी प्रोडक्ट्स है उन तमाम प्रोडक्ट्स से बाइकाट करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, सियासत हो, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो, जितने भी पाकिस्तानी जो अदारे हैं उन सबको कंट्रोल किया हुआ है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। तो इसीलिए ये ट्रेन पीटीआई की तरफ से चलाई गई कि इन सब मंसूहात से हमने, पूरी आवाम ने ये ट्रेन चलाई। गोली क्यों चलाई? और साथ साथ में इन मंसूहात से उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया गया। तो इसी तरह हुकूमत पे भी ये प्रेशर पड़ी और साथ साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो उनके डीजीएसपीआर है, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। इस साल उन्होंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के खिलाफ कि एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया गया है, और ये बात भी ज़ेर गौर इस साल आने लगी कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, ये कलदन तंजीम है। तो ये बातें डिस्कस करते रहे, मगर आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान की पूरी आवाम, पूरी 70 से 80% जो सपोर्ट है, अवामी सपोर्ट, वो पीटीआई की ही सपोर्ट करते हैं। और इलेक्शन में आपने देखा 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी पूरी आवाम ने एक तरफा पीटीआई को वोट दिया और पीटीआई की जितवाया गया, मगर बदकिस्मती से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रातों रात जो सारे जो
धांधली ज्यादा हुकूमत बनाएगी और फॉर्म 47 की हुकूमत को लाएगी, और साथ में मुख्तलिफ इत्यादि जो वो भी पीपल्स पार्टी की जितनी भी सीटें थी या एमक्यूएम की जो सीटें थी वो भी फॉर्म 47 के थ्रू ही लाए गए, और जो पीटीआई का मैंडेट था या अवामी मैंडेट था वो चोरी किया गया। तो इन सारे बुनियाद पे ये डीजीएसपीआर की तरफ से मुख्तलिफ बयानात भी आए, पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लगाई गई, और सख्त से सख्त पीटीआई की किसी भी वर्कर्स के ऊपर वो जो भी एक्टिविटी करते थे उनके ऊपर काफी हद तक इंतजामिया को कंट्रोल करके उन्होंने, इंतजामिया का और कोई काम नहीं रहा, पुलिस इंतजामिया हो या लाइन ऑर्डर के जो इश्यूज को देखते हैं उनका सिर्फ काम यही पीटीआई को कंट्रोल करना और पीटीआई के एक्टिविटीज को रोकना, उनके जलसे जुलूस एहतजाज को रोकने के लिए पकड़ दकड़ लाठी चार्ज करते रहे, चाहे वो बलूचिस्तान के किसी भी कोने पे जो भी पीटीआई के वर्कर्स बाहर निकलते थे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करते, तो उनको रोकने की कोशिश करते थे। तो ये पाकिस्तान में एक ये भी देखने को मिला कि 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी, खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में काफी ज्यादा हमले भी हुए, अवाम के ऊपर भी हुए और साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी हुए। तो ये सब जो ये पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ से कि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने मुख्तलिफ अवाम की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में, वजीरिस्तान में, पिशावर में, सवात में, लकी मरवत में बहुत एक उलसी पासुन लोग काफी तादाद में बाहर निकले, दहशतगर्दी के खिलाफ हमन का झंडा लेकर निकले कि हम किसी सूरत दहशतगर्दी को नहीं बर्दाश्त करेंगे, और न ही जो साम्राज्य जंग जो अमेरिकन और चीन के बीच में जो जंग चल रही है, तो उस प्रोजेक्ट को एक दफा फिर पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से चीन के इस महाशी सफर को डिस्टर्ब कर सके, जो कि अमेरिका किसी सूरत भी नहीं चाहते। तो इसलिए इस जंग को मजीद परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने खोस पख्तिया में एयर स्ट्राइक किया था। उस एयर स्ट्राइक में उनके कुछ कैंपों पे के ऊपर बमबारी की गई, जिसमें वहां के जो मौजूदा हुकूमत जो वो भी प्रॉक्सी है, तालिबान की जो हुकूमत जो बनाएगी वो भी बंदूक के जोर पे बनाएगी, अमेरिकन प्रॉक्सी है। वो वहां पे ये ऐलान किया गया, जो 15,000 से ज्यादा मुजाहिदीन ने पाकिस्तान के खिलाफ जहाद का ऐलान किया कि हम पाकिस्तान पे हमलावर होंगे, वो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करेंगे, पाकिस्तानी इदारों के ऊपर हमला करेंगे। तो ये सारा का सारा एक आलमी सतह पे जो साम्राज्य जंग है, ये सब उन्हीं की कड़ियों का एक नतीजा है। बलूचिस्तान में आपने देखा कि बीएलए दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, जो कि ये देखने को मिला कि किस तरह जो बीएलए सिर्फ पहाड़ों तक महदूद थी, वो किस तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो मकरान डिवीजन में काफी हद तक उन्होंने अपना कंट्रोल जो है अपने हाथ में लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी हद तक टफ टाइम दिया गया, और जेरी तहसील को जिस तरह उन्होंने कब्जा करके उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने पुलिस, एफसी और लेविस की जो गाड़ियां थी उनको चलाया गया और पोटेज डाले गए कि हमने यहाँ जेरी तहसील को, जो कि वहां पे मुकम्मल स्टेट का कंट्रोल था, वहां पे स्टेट को उन्होंने शिकस्त देकर 10 घंटों तक वहां पे काबिज रहे, फिर वहां से वापस चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि बीएलए को भी अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिला है, और वो किसी सूरत भी जो सी पैक एक मंसूबा है चीन का, जो बहुत बड़ा मंसूबा है 50 अरब का, उसमें 30 अरब उन्होंने चीन ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, वो भी सारा का सारा पैसा चीन की तरफ से कोई भी इस तरह खातरख्वाह काम नहीं शुरू हुआ गवादर पोर्ट के ऊपर, न ही वहां पे कोई तिजारत या इस तरह को कोई पोर्ट का वहां पे जो भी तिजारती जो सामान वगैरह होते, किसी चीज का भी वहां पे अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका बलूचिस्तान के ऊपर भी चाहते हैं कि वो यहाँ पे बीएलए को सपोर्ट कर सके, ताकि चीन का जो रास्ता है वो रोक सके। तो यहाँ पे हमने देखा
کہ इन सारे पॉलिसियों के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही सपोर्ट है। वो अगर चाहते तो किसी सूरत भी ये दहशतगर्दी नहीं बढ़ सकती थी, मगर पाकिस्तान की तारीख को अगर देखा जाए कि उन्होंने हमेशा जंगी मैशत, अपनी मैशत जंगी जंगों के थ्रू चलाई गई, और वही पॉलिसी अभी तक उनको कंटिन्यू रखा गया ताकि जर्नलों को और हुक्मरानों को काफी ज्यादा तादाद में डॉलर मिले। 9/11 के बाद जो डॉलर्स मिले पाकिस्तान को, न पाकिस्तान ने उनको इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया और ना ही उनको एग्रीकल्चर ज़राअत के ऊपर, जो दो अहम पाकिस्तान के शोबे थे, अभी दोनों शोबे जो है जवाल पजीर है। इसमें कोई किसी किस्म के इस्तेलाहात नहीं किए गए, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने के लिए दो अहम सतून थे, उनके ऊपर ये इन्वेस्ट नहीं किया गया। सिर्फ जो पैसा आता रहा वो हुक्मरान या जनरल्स बाहर मुल्क में उन्होंने जजीरे ले गए, और इस जंग को मजीद बढ़ाने के लिए अभी जो जंग चल रही है, चीन के जो चीन की मीशत को डिस्टर्ब करना या चीन की पॉलिसी को डिस्टर्ब करना, मजीद ये लेके जा रहा है वाखान कॉरिडोर, जो वहां उस थ्रू अभी पाकिस्तान की तरफ से ये भी सामने आया कि वाखान कॉरिडोर को किस अभी कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो ये सारे वाकयात जो पेश आए 2024 में, और खसूसन 2024 पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पीटीआई जो भारी रही, उन्होंने टफ टाइम दिया। जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि किसी ना किसी तरीके से इन सारे इस पार्टी को बैन कर सके, क्रश कर सके, कोई पीटीआई का नाम ना ले सके, मगर मुकम्मल तौर पर रियासत और ये निजाम जो है इस जो प्रोजेक्ट था उसमें नाकाम रहे। और साथ ही साथ आसिम मुनीर की ख्वाहिश है कि वो 2025 के नवंबर तक वो अपनी एक्सटेंशन, इसी हुकूमत जो ये फॉर्म 45 की जो हुकूमत है, वो इसी के थ्रू ये अपना एक्सटेंशन तक चला सके, ताकि क्योंकि जो शहबाज शरीफ है वो इस टाइम आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक में है। जो भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाता है वो इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है, कोई रेजिस्ट, कोई मुजाहिमत ही नहीं होती। उन्होंने सारा सिस्टम जीएचक्यू के अंदर ही उन्होंने बना रखा हुआ है। जो भी जीएचक्यू का फैसला होता है उसके ऊपर शहबाज शरीफ जो है उसके ऊपर हमीन बोल देते हैं, और इसी काम को जारी करने के लिए हुकूमती रियासती जितने भी इंतजामी सूरत हाल है उसको इम्प्लीमेंट के लिए करने के लिए उनका साथ देते हैं। तो ये सारे वाकयात और हालात जो आपने देखे गए कि पीटीआई को अभी पूरे जो इलेक्शन हुआ ट्रम्प 2024 में, वहां पे ट्रम्प जीत गए थे। ट्रम्प के आने के बाद फिर ये प्रेशर डाला गया कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है, खसूसन पीटीआई 26 नवंबर के वाक़े के बाद पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल आया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को एक इजहार राय से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी लीडरशिप को कैदोबंद किया हुआ है और उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल थी। आपको ये 2024 कैसे गुजरा, इस हवाले से हमने आपके साथ ये शेयर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जो है उसको क्लिक करके हमारे चैनल को आगे लेके जाए। शुक्रिया।